हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप राजभर और आज का वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका खुद का एक बिजनेस है, जो बिजनेस चला रहे हैं या कोई प्रोफेशनल है। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप अपना बिजनेस कर रहे हो एट द सेम टाइम। तो बॉस ऐसा क्या चीज है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि भाई हम लोग किस चीज के ऊपर बात करने वाले। बेसिकली 31 मार्च आ रहा है और 31 मार्च के इस ड्यूरेशन से पहले मतलब 31 मार्च 2025 ये डेट होता है बुक क्लोजर का, मतलब आपका फाइनेंस ईयर क्लोज हो जाता है। इससे पहले आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है कि भैया मेरा बुक क्लोजर से पहले ये सब चीज हो जाना चाहिए, वरना इंपैक्ट क्या आएगा आपका बिजनेस में आपको पता नहीं चलता है, बट आगे जाके क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। और वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ये चैनल स्टार्टअप्स बिजनेसमैन के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए भी कंप्लीट डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप के वीडियोस मिलते हैं जो बेसिकली आपके बिजनेस के लिए ही बनाए जाते हैं और पूरे प्रैक्टिकल वीडियोस बनते हैं। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल में कहीं और कहानी बता रहा हूँ, वो सब नहीं चलता है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई कंप्लायंसेस वगैरह सीखना चाहता है, कंप्लायंस कैसे करना है वो सब सीखना चाहता है, हमारा कोर्स वगैरह भी है कंपनी वगैरह का, आप वहां पे भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो, 31 मार्च इतना इंपॉर्टेंट डे क्या है, क्यों है, ये तो आपको पता होगा आई थिंक, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। देखो, कोई भी फाइनेंसर ना अपना इनकम टैक्स का सिस्टम क्या चलता है, मतलब पूरा इंडिया में एक सिस्टम चलता है। 1 अप्रैल का हर साल 1 अप्रैल से बुक्स नया स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बुक क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में जो भी आपने कर्म कांड किए उसका रिपोर्टिंग आपको नेक्स्ट ईयर अगेन 1/4 से लेकर मतलब जो भी टाइम पीरियड है इसके बीच में करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल में मतलब ये जो फाइनेंशियल 2024-25 आपका है, इस फाइनेंशियल में आपने जो भी कमाया है उसका टैक्स अब आपको भरना होगा अगले साल इन द सेंस 1 अप्रैल के बाद। ठीक है, तो अब ये जो मार्च का टेन्योर है 10-15 दिन जो बचे हुए, इसमें आप अपना टैक्स को थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। आपका अगर 50,000 का टैक्स है तो शायद 10-20 हजार रुपया बचा लोगे। ठीक है, ये मेरा मोटा मोटी कैलकुलेशन है और मेरे को पता है अगर कोई वीडियो पूरा देखेगा ना अच्छे से ईमानदारी से, तो पक्का वो अपना टैक्स बचा के जाएगा और उसको पक्का फ्रूटफुल रिस्पांस आएगा। ये बात की गारंटी मेरी है। नहीं आता तो आप कमेंट में बोलो कि फायदा नहीं हुआ, टाइम बर्बाद हुआ है। ठीक है, देखो 31 मार्च से पहले क्या क्या चीज आपको देखना है। सबसे पहले मैं टैक्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या चीज करूंगा, टैक्स के बारे में, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है और सबके ऊपर एप्लीकेबल है। टैक्स में क्या क्या चीज बोलूं सर, देखो कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी अंबानी, कोई भी कंपनी हो, जितनी बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी क्या करती है ना, 31/3 से पहले 31 मार्च से पहले अपने बुक्स का ना एक ओवरव्यू लेती है कि एक बार बताओ, मोटा मोटा बताओ ये सब क्या है हमारी कंपनी का, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो कितना प्रॉफिट है, एक्यूरेट नहीं होता है, एक लमसम आइडिया मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका क्या ना क्वार्टरली बुक्स बनते जाता है, तो लास्ट 3 महीने तक का तो डेटा अवेलेबल है और 3 महीने का एक एस्टिमेट डेटा वो लोग ले लेते हैं, जो भी अकाउंट से जो भी एस्टिमेट डेटा है, टैली में जो भी उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा लेके एक रफ बैलेंस शीट वो लोग रेडी कर लेती है कि हमारा फाइनेंशियल एंड हो रहा है 31 मार्च को और उस तारीख को हमारा लगभग इतना प्रॉफिट आएगा। सपोज एन एग्जांपल, आपका प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपया। अब रिलायंस ऐसी कंपनी तो 5 लाख करोड़ आएगा और क्या, तो 5 लाख रुपया उनका आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, अब इस खर्च आप चाहते हो कि मेरा बैलेंस शीट बहुत प्रॉफिट वाला दिखे, कि मेरा बैलेंस बहुत पैसा है। ठीक है, मेरी कंपनी बहुत कमा रही है, तो आप 5 लाख रहने दो सर, 5 को 6 कर दो। ठीक है, आप बढ़ा लो प्रॉफिट, मतलब इनकम बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरे को टैक्स बचाना है, मेरे को इसको लोएस्ट पे लेके जाना और कम करो, प्रॉफिट चापो। ठीक है, तो अभी मैं ये भी बता दूंगा कि प्रॉफिट का इंपैक्ट क्या होता है, प्रॉफिट होना चाहिए आपके बुक्स में या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब मान लो आप चाहते हो कि इसको कम करना है, तो आप कुछ बेसिक एक्सपेंसेस बढ़ा के अपने खर्चे को घटा सकते हो, मतलब अपने प्रॉफिट को घटा सकते हो। एक्सपेंसेस मतलब सर, आप अगर 5 लाख रुपए कमा रहे हो, मतलब बिजनेस का सिस्टम क्या होता है ना, आपके टोटल जो पैसा आपको मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, आप जो पैसा ला रहे हो और जो खर्चा हो रहा है उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। सैलरी वालों में क्या है भैया, जो भी तुम्हारे हाथ में है सब इनकम है, चुपचाप उस पर टैक्स दे दो, खत्म बात है। बिजनेस वाले सब कुछ इनकम भी कर रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है, जा रहा है, आने जाने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपका 5 लाख का इनकम हो रहा है, आप क्या किए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्क दिखा दिए कि भैया हमारा 50,000 रुपए चला गया बेसिक कंस्ट्रक्शन में, जिसमें से हमारा मान लो 15,000 रुपए चल गया बाथरूम को रिस्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा ठीक करवाया,
20,000 लग गया हमारा, ऑफिस का थोड़ा गंदगी हो गया था उसको ठीक ठाक कराने में चला गया, पेंट वेंट कराया हमारा 30,000 उसमें चला गया। तो अब ये सब जो खर्चा है ना, ये आपका अनप्रोफेशनल लोग कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई बड़ी कंपनी के पास आप अप्रोच नहीं करो, आप अपने बुक्स में ये दिखाओगे हमारा जो लोकल बंदा है हमने उससे करवाया सर, वो थोड़ा जीएसटी बिल हमको पकड़ा रहा है, वो थोड़ा हमको प्रॉपर बिल दे रहा है, तो कैश में पेमेंट कर रहा हूँ ना उसको, एडवांस में कर दिया 4-5 हज़ार रुपए, बाकी काम आधा हुआ 5,000 दे दिया, फिर कैश में 5,000 पकड़ा दिया, ऐसे करके आप 50-60 रुपए प्रॉफिट यहाँ छाप दिए। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस आप और बढ़ा सकते हो कि भैया हमारा ये चीज का एक्सपेंसेस है, आप प्लीज इतना एडोक बेसिस पे मत बढ़ा देना यार कि 5 का सीधा 50 कर रहे हो, ठीक है। एक जेन्युइन रखिएगा आप, ठीक है। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि भैया जब प्रॉफिट अपने मन से घटाना तो बढ़ाओ, आंख बंद करके खर्चे बढ़ा दो, 50,000 5 लाख खर्चा दिखा दो, वैसा नहीं कर सकते आप। 5 का मतलब 5,000 को आप खींच खाच के 20,000 कर दो, इतना एक्सेप्ट मेरे को चलता है। 5 का 50 कर दो, ये तो मेरे को नहीं लगता है कि सही होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और आपके बुक्स के हिसाब से, आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, बट हाँ थोड़ा अपने खर्चे को मैनिपुलेट कर सकते हो। प्लीज आपको ये मत केस कर देना कि ये बंदा टैक्स इवेशन सिखा रहा है। मैं टैक्स इवेशन नहीं सिखा रहा हूँ भाई, मैं जो लोकल प्रैक्टिस है ना जनरली लोग करते हैं यार, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नहीं करते हो, आप बिना मतलब का मार खा रहे हो। जिसके पास पैसा है, नॉलेज है, वो बंदा सीए हायर कर रहा है, सीएस हायर कर रहा है, किसी बंदे को हायर कर ले रहा है, वो बंदा उसको बता रहा है, बस उसका टैक्स बच रहा है। तो भाई जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब अवेलेबल है, तो तुम सीखो ना, खुद से अपना बिजनेस मेंटेन करो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका मोटा मोटी अच्छा खासा आप अपना यहाँ से खर्चा थोड़ा कम कर सकते, खर्चा बढ़ा सकते हो और अपना प्रॉफिट को घटा सकते हो। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, आपका प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम आएगा। अब अक्सर कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं सर बुक्स में ज्यादा प्रॉफिट रखना चाहिए, ठीक है, कि प्रॉफिट कम रखना चाहिए, क्या रखना ज्यादा बेस्ट होता है सर? देखो इस बात का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना ही चाहिए, ठीक है, या बिजनेस में लॉस होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बिजनेस जो कंपनीज, मतलब ये वाली जो बिजनेस होती है ना, आप कंपनी खोल के रखो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जो भी है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट का जो मैं सेंस बोल रहा हूँ, आपके सारे खर्चे हटाने के बाद का मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ। खर्चे मतलब आप सैलरी वैलरी सब अपनी भी जो सैलरी है उसको हटाने के बाद आप खर्चा की बात करोगे, राइट। तो इन जनरल आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जा रहा है, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो आपका प्रॉफिट का पार्ट बच रहा है, आप उस पर टैक्स भर रहे हो, समझ रहे हो ना बात। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप बुक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाओ। आपका बिजनेस अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, ग्रोइंग नेचर में, लास्ट साल 5,000 प्रॉफिट हुआ था, इस साल 7,000 हुआ है, नेक्स्ट ईयर 8,000 हुआ है, नेक्स्ट ईयर 9,000 हुआ है, नेक्स्ट ईयर 15,000 हुआ है, अगर ये नेचर है ना, देन इट्स गुड कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है ग्राफ, ठीक है। अगर आपका ऐसा सीन हो रहा है कि भाई मेरा इस साल 5,000 है, अगला साल लॉस है, फिर 15,000 है, फिर लॉस है, फिर 25,000 है, फिर लॉस है, तो ये ना एंटिसिपेट करना मुश्किल होता है कि भाई बिजनेस का फ्यूचर क्या है, होगा नहीं होगा। बैंक थोड़ा सा यहाँ रिस्क करता है कि इसको लोन दूं नहीं तो पता नहीं चल रहा है बिजनेस कब प्रॉफिट में रहता है, कब लॉस में रहता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इस साल 5,000 था, अगले साल 3,000 है, फिर नेक्स्ट ईयर 15,000 हो गया, तो कम बेसिक हो रहा है तो चलेगा, बट आपका एक बेसिक ट्रेंड अगर सेट है तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है आपके बिजनेस में, लोन वोन आपके बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा 31 मार्च से पहले आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, मोटा मोटी ये मैं वीडियो कल तक मतलब 16 मार्च तक डाल दूंगा इस वीडियो को। अब संडे के दिन आप आराम से प्लीज बैठ कर वीडियो देख लेना, 16 मार्च तक ये वीडियो अपडेट हो जाएगा, आप इसको देख ले रहे हो। अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने का फर्स्ट स्टेप ये आप कंप्लीट करो, अपना प्रॉफिट आप बचा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब अपना टैक्स बचा लिया, मैंने आपको टैक्स बचाना सिखा दिया, ठीक है, पहला। अब सेकंड स्टेप में आओ, अब आपको बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना सिखाते हैं कि भाई बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि आपका बैलेंस शीट आपके कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है कि आपकी कंपनी ने साल भर में क्या किया और उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो ये जो बैलेंस शीट की मैं जब परफॉर्मेंस की बात करूंगा ना, तो मेरे को क्या क्या चीज का ध्यान रखना होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो बैलेंस शीट दो चीज होता है, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एसेट्स, ठीक है। अभी शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट आता है, पहले लायबिलिटी आता है, फिर एसेट्स आता है। आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट, मेरे को पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में बता रहा हूँ। लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बहुत लोग का बैलेंस शीट बहुत मतलब हमारा एनुअल फाइलिंग के टाइम पे पैन में जमा रहता है अल्टीमेटली, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, लायबिलिटी साइड, अगर मान लो आप लोन का प्लान कर रहे हो, इस साल लोन, नेक्स्ट ईयर लोन, नेक्स्ट ईयर लोन, ड्यूरिंग कमिंग 3 फाइनेंशियल में अगर आप लोन का प्लान कर रहे हो तो बैलेंस शीट जरूर देख लेना इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका प्लान है कि मेरे को इन्वेस्टर्स लाना है, जरूर ये पॉइंट्स को फॉलो करना, ठीक है, वरना आपके इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, बैंक लोन नहीं देगी, अगर लोन देगी भी तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी। अगर 8% पे देने वाली थी तो 9% पे देगी। बैंक रिस्क ज्यादा देखती है तो लोन इंटरेस्ट रेट हाई कर लेती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उनको रिस्क ज्यादा लगेगा
बोलेंगे इंटरेस्ट रेट हाई कर दो, 8 है तो 9 कर दो, 9 है तो 10 कर दो, 10 है तो 11 कर दो, सिंपल। तो बैंक अल्टीमेटली देखता क्या है, पहला देखता है आपकी कंपनी का, देखो मोटा मोटी क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है आपका, रिजर्व आता है, ठीक है, आपका एक लोन का चीज आता है। लोन का दो पार्ट होता है आप यहाँ पे, एक होता है डायरेक्टर से लोन, एक होता है आपका बैंक का लोन, ठीक है, फिर आता है आपके क्रेडिटर्स, फिर ओवरड्राफ्ट एंड ऑल, बाकी 4-5 चीज होती है जो भी। तो इन जनरल आपके बिजनेस में ये 4 चीज तो कंपल्सरी आपको दिखेंगे, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट देखो, शेयर कैपिटल का कोई इंपैक्ट नहीं आता, जो आपके बिजनेस में होगा वो होगा, एमसी के मास्टर टर्म में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दैट्स ओके। रिजर्व्स के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव फिगर में हो, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वट एवर इट इज, आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, वो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि भैया वो तो पुराना कांड है ना, वो तो क्या है, नया बिजनेस है तो रिजर्व जीरो होगा मे बी, ठीक है, या फिर शायद प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका इंपैक्ट कर रहा हूँ। बैंक अल्टीमेटली चेक क्या करता है पता है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैंक वालों के लिए। बैंक छोड़ो, अगर आप कोई इन्वेस्टर्स भी पकड़ के आ रहे हो ना, वो पक्का चेक करेंगे कि भैया इस बिजनेस में लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स कितना है। अब तुम बोलोगे कि सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है इस लोन फ्रॉम डायरेक्टर को, क्योंकि ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर जो है ना, ये तो अनसिक्योर्ड है, मतलब इस पैसे के लिए कोई एसेट वैसेट कुछ भी गिरवी विरवी डायरेक्टर ने नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कंपनी ने कुछ भी, कोई कहीं से कोई गिरवी विरवी का सीन नहीं है, डायरेक्टर ने लोन दिया, कंपनी ने कोई भी गिरवी नहीं दिया, मतलब कंपनी का कोई भी ऐसे सिक्योरिटी नहीं है, डायरेक्टर कभी पैसा निकाल सकता है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल पड़ा हुआ है और तुम्हारा लोन मान के चलो 10 लाख का है, तो नहीं लग रहा है कि कल को तुम बैंक से 5 लाख का लोन लिए, जो भी लिए, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो तुम अपना 10 लाख रुपया तो निकाल लोगे ना भाई। आप तो अपना 10 लाख रुपए बोलोगे ये तो हमारा लोन था, ये तो हमको पैसा पहले दे दो, बाकी जो शेयर कैपिटल का पैसा पड़ा हुआ है वो आप ले जाओ बैंक वाले, क्योंकि कंपनी का असली पैसा क्या है, कंपनी का पैसा क्या है, ये जो शेयर कैपिटल में पैसा पड़ा हुआ है वो कंपनी का पैसा होता है, जो अगर आप डिफॉल्ट करते हो, बैंक का पेमेंट नहीं करते हो, तो काइंड ऑफ बैंक ये पैसा छीन सकता है। रिजर्व में पैसा पड़ा, कंपनी का पैसा है, बैंक छीन सकता है, लेकिन लोन फ्रॉम डायरेक्टर तो कंपनी की लायबिलिटी है सर, कंपनी को पे करने हैं, है ना, तो वो तो अल्टीमेटली भले वाटरफॉल चार्ट में लास्ट में आता है, वो अलग चीज है, बट लोन फ्रॉम डायरेक्टर तो वो डायरेक्टर का पैसा हुआ ना सर, वो तो कंपनी ने लोन लेके बैठा हुआ है, तो इस वजह से फंड डाइवर्ट होता है, ठीक है। आपके बिजनेस का जो भी फंड्स है ना, पैसा ना आप डाइवर्ट करते हो डायरेक्टर के पास, उसको घुमा देते हो पैसा को, तो ये जो घुमाने का तरीका है ये बैंक को बहुत खटकता है। बैंक बोलता है कि भैया इस लोन फ्रॉम डायरेक्टर है ना, इसको आप हटाओ, इसको इक्विटी में कन्वर्ट करके लाओ। अब जब आप कन्वर्शन के लिए जाओगे तो आपको मोटा मोटी 50,000 का खर्चा है, क्योंकि आपको वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, आपको फिर अपना अलॉटमेंट करना पड़ेगा, सारा बहुत सारा कंप्लायंस रजिस्टर होता है, आपको 40,000 तक का खर्चा आ जाता है। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियर का 31 मार्च से पहले ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर को जितना कम हो सके कर दो, जितना हो सके पेमेंट करके हटा दो। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स है पूरा पे ऑफ कर दो, ठीक है, भले आपके बैंक में 10 लाख रुपए है, 10 लाख का लोन है, पूरा पे करो, 31 मार्च को फुल पेमेंट कर दो कि 31 मार्च को बैंक कंपनी के पास जीरो लायबिलिटी, बट डायरेक्टर फ्रॉम लोन जीरो। 1 अप्रैल को वापस से नया लोन ले लो, समझ लो बात को, 1 अप्रैल को वापस से लोन ले लोगे ना, तो अब नया लोन हो गया नए फाइनेंशियर में। तो अगर आप बैंक को ये बैलेंस शीट सबमिट करोगे कि सर हमारा लोन फ्रॉम डायरेक्टर जीरो पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो बैंक को क्या लगेगा, यार बैलेंस शीट तो स्ट्रांग है भाई, इसके कैपिटल्स में लोन फ्रॉम डायरेक्टर कुछ है ही नहीं, क्रेडिटर्स के पास भले इसका पैसे आने क्या है, तो आपका बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग कर देता है ये पॉइंट, ठीक है। और बैंक बहुत ज्यादा इस पे, बैंक बोलो कोई भी इन्वेस्टर बोलो, हर कोई इस पॉइंट को जरूर चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैंक का लोन। अब बैंक का लोन जो भी होगा इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि आप जो भी लोन लेते हो ना उसका चार्ज क्रिएट होता है, तो चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉस आपको बैंक से लोन ले रहे हो चलेगा, आपका जो भी लोन है वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्रेडिटर्स आपके जो भी है एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ज्यादा भी है तो भी ठीक है, कम है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बैंक को इससे, या फिर किसी भी प्रोफेशनल को इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आपको रीपेमेंट कितना टाइम के अंदर मिल जा रहा है इससे फर्क पड़ता है, कि आपको कितना टाइम के अंदर रीपेमेंट मिल जा रहा है। ये एक्चुअली ये इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है, नॉट बैंक। इन्वेस्टर देखते हैं कि आपका रीपेमेंट टर्म कितने टाइम के अंदर आ रहा है, आपका जो क्रेडिटर है वो आपको वापस कितने टाइम में पे कर दे रहा है, तो वो लोग देखते हैं, बैंक को इससे कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एसेट साइड में क्या क्या देखना होता है, आपका जो भी फिक्स एसेट है इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो है बहुत बढ़िया एसेट, आपका फिक्स एसेट साइड में जो भी है ना वो एज इट इज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फिक्स एसेट्स है, आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। अब बैंक में जो भी पैसा है, अगर बैंक में बहुत ज्यादा पैसा है तो भी ठीक है, अगर मान लो बैंक में पैसे ही नहीं है, ठीक है, और लोन फ्रॉम डायरेक्टर भी है,
आपके पास लोन फ्रॉम डायरेक्टर, तो आप क्रेडिटर से बोलो कि भाई एक काम कर, तू मेरे को आज पैसे दे, मैं अपना बुक सेटअप करता हूँ, कल तेरे तू देख कल तेरे को वापस पकड़ा दूंगा पैसे, तो मेरे को फिर बाद में दे दो। लेकिन अपना बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कुछ कंपनियां करती हैं ऑनेस्टली, मतलब ऐसा फनी ट्रांजेक्शन रहा कि भाई तेरे को पैसा लूंगा फिर वापस कर दूंगा, ये क्या बात हुआ। कुछ कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऐसा भर भर के होता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, पता नहीं आपको समझ में आया नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ए कंपनी बी कंपनी, जो ग्रुप कंपनी बोलते हैं ना भाई, ए बना के रखिए, बी पता नहीं एक कंपनी 10 कंपनी बना के रखी है, क्यों बना के रखी है पता नहीं। अब देखो इंटररिलेशन समझा रहा हूँ। ए कंपनी का क्या है ना, ए कंपनी बी कंपनी का माल लोग आपस में परचेस सेल करते रहते हैं, ठीक है। अब मान लो साल का एंड हुआ, जब बुक क्लोज हो रहा है, अब बुक क्लोजर के टाइम में ये बी कंपनी क्या देख रही है, यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ठीक है, मेरे पास बैंक में पैसे ही नहीं, मैं बुक्स को सेटअप कैसे करूं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ए कंपनी को बोलेगी बेटा एक काम कर, तू मेरे को, मैं तेरे को माल सप्लाई कर रहा हूं, तू मेरे को पैसे दे, ठीक है। माल सप्लाई किया, पैसा लिया, अब एक बी के पास पैसा आ गया सफिशिएंट बैंक में, जिसने अपना लोन चुका दिया, तो ए का पैसा कहीं ना कहीं कहाँ आ गया, बी के पास चला आया। अब भाई डायरेक्टर अगर अपना पैसा देता तो वो तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर बन जाता, बेकार का फिर से बर्डन बढ़ जाता। तो इससे अच्छा पैसा को ऐसे घुमा के लाया जाए ताकि उसे इंपैक्ट ही ना पड़े। तो इस ट्रांजेक्शन को बोलता है भैया ग्रुप कंपनी के बीच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब ट्रांजेक्शन छोटे कंपनियां नहीं करते, बड़ी कंपनियां करते हैं, मतलब बड़ी कंपनियां से थोड़े बड़ी हो जाने के बाद कंपनियां करती हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये आम आदमी के बस का बात नहीं है, थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है, इसको स्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है ताकि कोई इंपैक्ट ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आम आदमी मतलब ऐसा नहीं कोई हाई फाई आदमी, भाई आम ही आदमी होता है, प्रोफेशनल इन द सेंस कोई सीए सीएस सीएमए हो सकता है, जो भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स है वो अच्छा खासा इसमें आपको गाइड कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करके कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज हमारा फोन नंबर भी दिया हुआ है, मैं टाइप कर देता हूँ 9038581472। व्हाट्सअप कर देना, आई रिस्पॉन्स, प्लीज कॉल, शायद मैं रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ बिकॉज सारा कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज बताई है बॉस, पहले बता दिया टैक्स कैसे बचाना है, दूसरा बता दिया बैलेंस शीट को कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका जो भी पेमेंट है, आपने एमएसएमई वालों के साथ एमएसएमई वालों के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसका लिस्ट निकालो। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, लिस्ट निकालो। उनका पेमेंट आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बॉस। क्यों? क्योंकि सर आपका अगर डिफॉल्ट रहा ना तो वो जितना पेमेंट पीरियड का बाद का जो डिफॉल्ट है ना वो आपका इनकम में काउंट हो जाएगा फॉर इनकम टैक्स पर्पस। और इनकम टैक्स पर्पस में बोलूँ अगर वो इनकम में काउंट हो जाएगा तो फिर टैक्स के स्लैब में घुस जाओगे, मेरा मतलब का आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एमएसएमई का पेमेंट आपको 31 मार्च से पहले करके हटा देना है। इज इट क्लियर टू यू? ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, कुछ 17-18 मिनट लगे आपको। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर इम्पैक्ट अपने फाइनेंसेस के लिए यूज करिए, आपका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और पॉइंट बता देता हूँ जो अक्सर लोग मिस करते हैं। अगर आप सैलरी ले रहे हो अपने कंपनी से, इट्स कंप्लीटली अलाउड, सैलरी ले सकते हो, बिजनेस कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी आपको सैलरी पे करेगी। लेकिन अगर डायरेक्टर सैलरी ले रहा है, ठीक है, तो इस सैलरी का टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए 31 मार्च से पहले। आपका जो भी सैलरी वैलरी दे रहे हो सबका टीडीएस वीडीएस काट के जमा वमा कर दीजिए। अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे तो आपका जो मतलब डायरेक्टर का इनकम टैक्स पोर्टल है वहां शो नहीं करेगा, फिर आपका वो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ अ नॉन कंप्लायंस, बिना मतलब का वो फिर छोड़ दोगे आप, ठीक है। तो डायरेक्टर अगर कोई सैलरी ले रहा है तो प्लीज टीडीएस डिडक्ट करिए, ठीक है। तो इन जनरल में अगर एकदम शॉर्ट में बोलूं तो मैंने आपको टैक्स बचाना सिखा दिया कि भैया बड़ी से बड़ी कंपनियां कैसे टैक्स प्लान करती है। 31 मार्च से पहले अपना बैलेंस शीट प्लान कर लेंगे, क्या स्टेटस है क्या नहीं है, उसके बाद अपने खर्चे को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर आके अब प्रॉफिट को अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया बैंक स्टेटमेंट को कैसे, सॉरी बैलेंस शीट को कैसे स्ट्रांग रखना है। बैलेंस शीट को स्ट्रांग रखनी है, मैंने डायरेक्टर का लोन का जो पोर्शन है वो बता दिया आपको, बैंक का जो पोर्शन है वो बता दिया, क्रेडिटर्स का ऑप्शन बता दिया, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं ताकि अपने बैलेंस शीट को स्ट्रांग कर सके वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एमएसएमई का पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ एट लास्ट दैट इज डायरेक्टर का सैलरी वाला पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर किया कि डायरेक्टर अगर सैलरी लेता है तो प्लीज उसका टीडीएस जरूर डिटेक्ट करिएगा, बिकॉज अक्सर छोड़ देते हैं लोग, नहीं डिटेक्ट करते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से, बेसिकली देखो बिजनेस का मतलब होता है कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स अलग अलग एक्ट के अंदर ना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है आपके बुक्स का। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स या फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट में तो भाई कंपनी है तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। आपका जो भी अकाउंट्स मेंटेन करो वो प्रॉपर ऑडिट ट्रेल वाले सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, मतलब आपका
जैसे टैली आता है ना, टैली वाली ये सब सॉफ्टवेयर में आपका प्रॉपर बुक्स मेंटेन होना चाहिए। टैली हो गया, जोहू हो गया, इन सभी सॉफ्टवेयर में ही आपका बुक्स मेंटेन होना चाहिए। आप अगर कॉपी पेज पे लिख के रख रहे हो एक्सेल शीट में, बहुत लोग, आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, ऐसा एक्सेल बना के रखते हैं, ठीक है, ये एक्सेल बना के रख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं इनकम, यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, नेक्स्ट शीट बना लेते हैं एक्सपेंसेस, और नेक्स्ट शीट बना लेते हैं कि भैया हमारा फंड कहाँ से है। भाई ये जो फॉर्मेट है ना, किसी दिन इनकम टैक्स के चक्कर में पड़ेगा ना, पूरा टैक्स जोड़ देगा, जितना इनकम है सबको बोलेगा भैया चलो तुम्हारा इनकम है, ठीक है। दिस इज द मतलब वर्स्ट वे ऑफ मेंटेनिंग योर बुक्स, वर्स्ट वे, डेट पर्टिकुलर सबसे वर्स्ट वे होता है ये इस तरीके से मेंटेन। अगर आपको एक्सेल में मेंटेन करना है तो आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो, प्रॉपर मतलब एक्सेल के प्रॉपर फॉर्मेट्स आते हैं आप उसमें मेंटेन करो, ठीक है। आप इनवॉइसेस के सारे एक्सेल मेंटेन करो, आपके डे बुक्स जितने हैं, जितने लेजर्स है, वो सारे आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने पड़ेंगे, तब जाके आप वो जो मतलब अपना बुक्स है ना वो प्रॉपर दिखा पाओगे, ठीक है। अब अक्सर कभी कभी क्लाइंट भेजते हैं कि सर हमने तो ऐसे ही मेंटेन किया, भाई गलत तरीका है आपके मेंटेनिंग का, ठीक है। और गलत अगर आप बैलेंस शीट बुक मतलब अपना बुक्स गलत तरीके से बनाओ तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट गलत आएगा, बैलेंस शीट शायद गलत ही बने, रिस्पॉन्स गलत ही है, ठीक है। ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट बड़ी कंपनी में होता है, छोटी कंपनियां सब मैनिपुलेट करती है, जितनी भी है ना सबकी सब मैनिपुलेट, थोड़ा तो मैनिपुलेशन हर कंपनी करती है। और ये बात इनकम टैक्स भी जानता है, गवर्नमेंट का हर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर जानता है कि भैया हर कंपनी थोड़ा तो झोल करती ही है, टैक्स को 19-20 करती है, ठीक है। अपना बुक्स को स्ट्रॉन्ग करती है, भाई वो कर रहा है बट एक लिमिट तक कर रहा है, ठीक है। एक लिमिट क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर अथॉरिटी के नजर में आएगा, फिर डेफिनेटली आपके अगेंस्ट एक्शन वैक्शन बहुत कुछ हो सकता है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो भी करो प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। सो मैंने कंपनियों के लिए इतना बता दिया, बहुत है। आई थिंक आपका 20-22 मिनट मैंने लाइफ का बर्बाद किया। अब वो तो आप कमेंट करके बताओ कि ये बर्बाद था कि आबाद था। मेरे हिसाब से तो पक्का आपने कुछ सीखा होगा, और मेरे को पूरा भरोसा है कि बॉस आपके पक्का ये काम में आएगा, ठीक है। अगर आप खुद के बिजनेस वाले हो तो डेफिनेटली ये सारे ऑप्शंस यूज करिए। यही चीज का हम कंसल्टेंसी देते हैं, और यही चीज आके अगर मेरे ऑफिस में आके बात करोगे मैं इसके ही 2000 चार्ज करूंगा आपको, कि भैया आपके बुक्स अगर स्ट्रक्चर करने बढ़िया मैं 5000 चार्ज कर दूंगा इसी चीज को। तो सेम चीज जो मैं यूट्यूब पे, जो मैं क्लाइंट सामने बैठा के पैसा चार्ज कर रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और अभी भी लोग सामने आके बैठ के बात करना पसंद करते हैं। भाई तुम्हारे लिए फुल अपॉर्चुनिटी है, आप यूट्यूब पे पूरा कंटेंट आप पा रहे हो, प्लस आप कमेंट कर रहे हो, मैं उस पर वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत सारे प्रोसेस को। इससे ज्यादा आपको बेस्ट ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा हो चुका है, मैंने अपना टाइम ले लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके कंप्लायंसेस से रिलेटेड आने वाली है, बिकॉज बुक क्लोजर के बाद आपकी कंप्लायंसेस स्टार्ट होने वाला है। तो क्या क्या कंप्लायंसेस आपको करना है मैं वो सब बता दूंगा। शायद पीडीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।